अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है उसके दूसरे दिन का खेल पाकिस्तान के नाम रहा। पहले पाकिस्तान ने 311 पर वेस्ट इंडीज़ की टीम को आउट किया और ख़ुद दिन के अख्ताम पर 199 पर 3 ये पाकिस्तान का स्कोर। पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान स्टिल ट्रेल बाय 112 रन्स। और देखते हैं आगे क्या होता है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल का दिन जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान का रहा, क्योंकि हम यहाँ बैठकर यही बात कर रहे थे कि 194 फॉर 3, तो यहाँ से हम कितना जल्दी रोक पाएंगे ये नहीं सोचा था। 311 तो बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हमारे बॉलर्स ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और कल एंड चेंज किया मोहम्मद अली ने, बहुत ही अक्लमंदाना तरीके से बॉलिंग की, बहुत श्रूड प्लानिंग के साथ उन्होंने कीपर को ऊपर रखा हुआ था। ये न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडल और मैट हेनरी ने ये ट्रिक सिखाई है कि ऊपर अगर कीपर खड़ा हो जाता है तो बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाता और क्रीज में जम जाता है, उससे एलबीडब्ल्यू होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो केविन इस पेस पे तो हमें वैसे भी ये करना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। केविन हॉज जल्दी आउट हो गया, वहाँ से फिर उनके बाद उनकी एक पार्टनरशिप लगी, इतनी बड़ी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। चेज कुछ नहीं कर सके, रोस्टन चेज इस टेस्ट मैच में उंगली की इंजरी के साथ आए, इसलिए उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की। जबकि वेस्ट इंडीज़ को जब दो खब्बे खेल रहे थे, शान और इमामुल्लाह, एक ऑफ ब्रेक बॉलर की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ पे अगर चेज ओवर कराते तो शायद उनको विकेट मिलती, लेकिन लक भी पाकिस्तान के साथ रही। पाकिस्तान ने एक कैच छोड़ा अजान ओवैस ने, लेकिन जल्दी पाकिस्तान को दूसरी विकेटें मिल गई। शे होप फिर बाद में आउट हुए। और फिर पाकिस्तान को भी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, एक लगा जैसे कि ताज़ा हवा का एक झोंका आया है कि 20 ओवर में 100 रन बन गए, पहले 15 ओवर में 14 बाउंड्रीज लग गई। और साथ ही साथ शान मसूद को किस्मत ने बड़ा साथ दिया कि पहली ही बॉल पे वो बोल्ड हो सकते थे। 2 कैच फिर उनके स्लिप में से निकले, लेकिन बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ शान ने व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक। हम बैटिंग क्योंकि पाकिस्तान की जारी है, बैटिंग पे हम बाद में आएंगे, पहले हम जरा बॉलिंग पे नजर डाल लें। और मोहम्मद अली से आपने शुरुआत की तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद अली के बॉलिंग स्टैट्स आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे। 21.5 ओवर्स उन्होंने टोटल कराए हैं, 50 रन उन्होंने दिए, 4 विकेटें और 2.29 ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही। जो इनकी एबिलिटी है उसके लिहाज से अपना बेस्ट देते हैं मोहम्मद अली। पहले दिन उनको कोई विकेट नहीं मिली थी, जाहिर है वो जिस एंड से बॉलिंग कर रहे थे उस एंड से उनको सपोर्ट नहीं मिली। कल एंड चेंज करके वो आए और उन्होंने बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। बड़ी मतलब प्लानिंग के साथ, बड़ी श्रूड, बड़ा अक्लमंदाना वो फैसला करता है। जिस तरह वो ट्रैप करता है बैट्समैन को कि एक ही तरह की स्विंग कराई, फिर आउट स्विंग कराई। ज़्यादा उनकी आउट स्विंग ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 विकेटें ली और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले जो टेस्ट मैचेस वो खेल रहे थे, बांग्लादेश का टेस्ट आखिरी 2 साल पहले खेला था पिंडी में, उस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर्स ने फिर भी विकेटें ली थी, लेकिन अली को 17 ओवर और 7 ओवर में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। तो वहाँ से फिर वो पीछे गए। अभी वाइटैलिटी ब्लास्ट में 20-21 विकेटें ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने। तो अक्लमंदी से बॉलिंग कर रहा है और स्पेशली इंग्लैंड में उसकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होगी जब वो रेड बॉल से टेस्ट मैच खेलेगा। इंग्लैंड में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग से याद आया कि अब्बास की बात कर लेते हैं, वहाँ हम इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। यहाँ भी अब्बास ने, जब हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इन पे बहुत डिपेंड करती है, कि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इन्हीं का इस वक्त इस बॉलिंग में। इस मैच से पहले 110 विकेटें थी, 3 विकेटें यहाँ इन्होंने हासिल की हैं, 63 रन दिए हैं, 26 ओवर कराए हैं, 2.42। अब्बास बड़ी, मतलब मैं कहता हूँ बड़ा टैलेंटेड है। ऑब्वियसली पेस से थोड़ी सी मार खा जाते हैं, अदर देन दैट पाकिस्तान के लिए यूटिलिटी बड़ा तेज़ी से उसका करियर परवान चढ़ा था जब वो आया है 2017 में। लेकिन 2018 में यूएई में खेलकर, ऑल्दो कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के थे, 2 ही टेस्ट न्यूजीलैंड के थे। लेकिन हम क्या करें कि मतलब एकदम से एक इंजरी होती है, उस इंजरी का प्रॉपरली हील अप नहीं हो पाता। बाउंड्री पे फील्ड करते हुए इसके कंधे पे चोट लगी थी। कंधे पे चोट लगने के बाद से वो जो अनफिट हुआ, फिर उसके बाद उसकी स्पीड में बड़ी वाज़ेह कमी आई थी। और 1-2 बड़े अच्छे मजमून आए थे उसके लिए कि उसकी कंधे से पहले की बॉलिंग और कंधे की इंजरी की बॉलिंग के बाद। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की नी ऑपरेशन से पहले और नी ऑपरेशन के बाद, तो बड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर प्रॉपरली हील हो, प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए, प्रॉपरली उसकी रीहैब हो जाए, तो फिर बॉलर अपनी वापस उस पे आ जाता है। आपके सामने जोफ्रा आर्चर की मिसाल है, बुमराह की मिसाल है, हार्दिक की मिसाल है। ये तो बेहतर हुए शायद साहब इंजरी से। पैट कमिंस तो खैर बिल्कुल ही चेंज। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो बेहतर हुए इंजरी के बाद आने के बाद। इसकी स्पीड में कमी आ गई,
ये इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करता है, 800 प्लस फर्स्ट क्लास जिसकी विकेटें हों, रेगुलर चांस उसको मिलना चाहिए था, लेकिन एकदम से पीछे कर दिया। और पीछे करने के बाद फिर अब जब ये वापस आया है, जब से उसके बाद से देखें आप, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये कमाल की चीज़ है कि जो भी स्पेल होता है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, अब्बास उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ बॉलिंग कर रहा होता है, जो एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर की बड़ी अच्छी खूबी है। खुर्रम शहजाद पर भी नज़र डालते हैं, 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की हैं, 23 ओवर कराए, 66 रन्स दिए हैं, 2.8 की इकॉनमी रही है। खुर्रम के लिए अब तक ये मैच कैसा देख रहे हैं? अच्छा रहा उसके लिए भी। खुर्रम को अपनी ज़ाहिर फिटनेस पे बड़ा काम करना था भी और किया भी है उसने, और ज़ाहिर मैनेजमेंट ने भी उसके साथ किया कि कल उसका ऐसा लगा कि यानी अगला स्पेल करवाते वक्त भी उसमें इंटेंसिटी थी, वरना उसके बारे में ये कहा जाता था कि एक पहला जो स्पेल है वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ करता था, उसके बाद फिर 4-5 ओवर वाला सेकंड स्पेल, उसमें वो इंटेंसिटी भी नहीं होती और वो उसमें फिटनेस भी नज़र नहीं आती। तो अपनी फिटनेस पे काम करेगा तो आगे जाएगा, वरना और भी बहुत सारे फास्ट बॉलर, शाहनवाज दानी भी है, साकिब भी है, अच्छे खासे फास्ट बॉलर हैं, नकीबुल्ला एक फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है। तो आपके फास्ट बॉलर आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर नहीं आते। प्रॉपरली उनको डेवलप करने का, प्रॉपरली उनको ग्रूम करने का, और वो स्टेज पाकिस्तान शाहीन्स की लेकिन शायद भाई जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे फास्ट बॉलर, यहाँ मीडियम फास्ट का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पेस तो हमारे पास नहीं है। पेस लानी चाहिए थी। हमारे पास एक एहसानुल्लाह बॉलर था, एहसानुल्लाह की भी रिहैब प्रॉपरली सही नहीं हो पाई। अब वो बेचारा रोग आ रहा है चारों तरफ। अभी एक वनडे टूर्नामेंट मुल्तान में करा रहे हैं, उसमें 4 या 5 या 6 ऐसी टीमें, 4 टीमें शायद, उन 4 टीमों में भी उसका नाम नहीं है। तो अगर वो वापस आया है, अभी PSL में कराची किंग्स ने उससे लिया था, ग्रेजुअली वो वापस आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा चांस दें, इसलिए कि उसके बारे में ही था कि उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। अब जब से वो वापस आया है, यकीनन जाहिर है फिटनेस का प्रॉब्लम हुआ, इंजरी हुई, रीहैब प्रॉपरली नहीं हो पाया, तो उसकी भी बॉलिंग स्पीड में तो कमी आई होगी, लेकिन रेगुलर क्रिकेट खेलेगा, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी बिल्ट अच्छी है, वो भी पाकिस्तान हमारे बॉलर्स का ये भी तो मसला रहा है कि अब हम एक बात कर रहे हैं कि हम रेड बॉल के क्रिकेटर्स को अलग करेंगे, तो उससे शायद कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ सारे आते हैं रेड बॉल से, और फिर वो कोशिश होती है उनकी कि वो वाइट बॉल में चले जाएं। इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा नजर आया कि हमने अपना रेड बॉल का अटैक अलग किया है, लेकिन अभी ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ज़ाहिर है आपसे टेस्ट की रैंकिंग में नीचे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग भी आपके साथ ही है, वो 8वें नंबर पर है, हम 9वें नंबर पर। तो ये कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस, और इस पिच पर आगे आप जब इंग्लैंड जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फिर आप अपने होम ग्राउंड्स पर खेलेंगे, फिर आप और बड़ी सीरीज जब खेलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो फैसला किया है, फैसला बहुत अच्छा है, आप इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ये ना हो कि 2-1 शिकस्त के बाद हम वापस उसी बैक टू स्क्वायर वाले पोजीशन पे चले जाएं कि नहीं हम सारे लोगों को बुला लें। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आपको इंग्लैंड में शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह में से किसी एक बॉलर को लाना होगा। ठीक है, अगर आपने सेकंड टेस्ट में उबैद शाह को चांस दिया और वो अच्छा करता है, फिर शायद ना हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि वो 3 टेस्ट हैं, वो 2 टेस्ट नहीं है, वो 3 टेस्ट हैं। बिल्कुल सही है। आमिर जमाल के पे भी नज़र डाल लेते हैं, ऑल्दो उन्होंने 15 ही ओवर कराए और सबसे ज़्यादा रन इस पूरे फास्ट बॉलिंग यूनिट में इनको पड़े हैं, इकॉनमी 5.4 की, 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं आमिर जमाल की वापसी और इनका एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए शायद सब कितना इंपॉर्टेंट है? ग्रूम करना पड़ेगा उसको, रेगुलर चांस देने पड़ेंगे, इसलिए कि वो एक ऐसा ऑलराउंडर है जो बैटिंग भी कर लेता है। पहला स्पेल अगेन उसने बड़ी इंटेंसिटी के साथ किया था, फिर जब बाद के स्पेल में आया तो उसने बहुत शॉर्ट बॉलिंग की, बहुत पीछे बॉलिंग की, इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा रन बने। अली उस्मान नहीं लेगा, हम तो पेस बॉलिंग की बात कर रहे थे, इसको ज़रा साइड पे रखते हैं। अली उस्मान 1 विकेट भी नहीं ले पाए और उनसे एक्सपेक्टेशन थी अगर बारिश नहीं होती आखिर तक जाता है उनका फ़ायदा होगा पाकिस्तान। इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, कुछ खींच के कर रहे थे, कुछ शायद या तो कप्तान ने कहा कि हमने एक एंड संभालना है, रन नहीं बनाने देने, तो टाइट बॉलिंग कर रहा था। स्पिनर के लिए है कि जब तक वो फ्लाइट नहीं करेगा, जब तक वो रन्स की उनको ऑफर नहीं करेगा कि चलो जी रन्स हैं आपके लिए, आप करें, स्ट्रोक खेलें, जब तक वो स्ट्रोक नहीं खिलवाएगा जब तक उसको विकेट नहीं मिलेगी। लेकिन अभी पहले 2 ही दिन हुए, आगे इसके अगर तीसरे चौथे दिन बारिश नहीं होती तो स्पिनर्स विल कम इनटू इक्वेशन, और अभी जोमेल वारिकन को भी कोई विकेट नहीं मिली, उन्होंने भी जिस तरह बॉलिंग की अली उस्मान ही की तरह तकरीबन बॉलिंग। बिल्कुल सही है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली की, मोहम्मद अली का इस मैच के हवाले से अब तक की पोजीशन पे क्या कहना है उनका कहना है कि अभी हमें मजीद एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और बॉलिंग पे उन्होंने कहा जैसे कोचेस ने बताया था लेंथ तब्दील की जिसका फ़ायदा हुआ, क्या कहना था उनका, ये वो दिखाते हैं आपको। On the third day, most important day of this test match, we just need to build a good partnership, and if we build a good partnership,
maybe 70-80 runs partnership, then I think we will be on the right track. I think he's just playing with the right intent, because when the first wicket falls very early, I think in the second over of the game, and he was just went out there with all guns blazing and scoring heavily, just setting the tone of our team in that first session. बड़ी सही बात कह रहे हैं पार्टनरशिप की, और उसकी भी एक हम स्टैट शायद भाई दिखा दें, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं, क्योंकि बॉलिंग की बात हो रही थी तो ये भी आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान नो बॉल इन लास्ट 3 टेस्ट। बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 10 नो बॉलें, सिलेट में 16 नो बॉलें, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ट्रिनिडेड में 10 नो बॉलें। टोटल 3 टेस्ट मैच में 36 नो बॉलें। तो ये एक इशू है, कंसर्निंग है। अरे नो बॉल का इशू भी है इस पे। अगर आपको विकेट मिल जाए तो आपकी विकेट भी जाया, डिमोरलाइजिंग भी है आपके लिए। सबसे बढ़कर आपका ओवर रेट मुतासिर होता है, इसीलिए आपके पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आपके 8 पॉइंट्स 12 थे ले दे के, वो 8 पॉइंट कट गए तो 4 ही रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जीतने के लिए गए थे, पॉइंट्स कमाने के लिए गवा कर आ गए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की बैटिंग पर बात करेंगे और मजीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अब पाकिस्तान की बैटिंग पर आ जाते हैं, जिसमें अजान ओवैस जो है वो अनलकी रहे और 9 गेंदों का सामना उन्होंने किया, लेकिन कैमार रोच का शिकार हुए। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद इमाम उल हक और शान मसूद बहुत ज़बरदस्त दोनों खेले। शान ने तो आते ही जो इंटेंट शो किया, और उसको किस्मत ने भी उसका साथ दिया कि वो कई दफ़ा बचा, लेकिन उसने अपने स्ट्रोक्स नहीं रोके। और लंच जब से पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, उस वाले सेशन में 11 में से 10 चौके उसने मारे, लेकिन जब उसने देखा कि आखिरी सेशन में ज़रूरत है थोड़ा सा स्टडी करने की, सॉलिड करने की, उस पूरे सेशन में उसने एक ही चौका मारा है। तो अच्छा है, वही जैसे मैंने पहले कहा कि एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया कि पहले 15 ओवर में 14 चौके, 20 ओवर में आपके 100 रन हो गए। यानी पाकिस्तान 5 के एवरेज से बैटिंग कर रहा था, जो कि अच्छा है। आप तेज खेलेंगे तो आगे अगर बारिश है तो आपको 100-125 रन की लीड लेनी होगी, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा कि वेस्ट इंडीज 194 पे 3 से 311 पे ऑल आउट हो गई। आपका भी स्कोर तकरीबन वही है, 199 पे 3 है। आपको तीसरे दिन अच्छी बैटिंग करके फर्स्ट इनिंग्स लीड लेनी है, और जिस तरह हम सब कहते हैं और जानते भी हैं कि फर्स्ट इनिंग्स लीड पर ही मैच पर ही वो डोमिनेट करते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे लिए तो और मशहूर है कि हमारी, जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं, 7 विकेटें 31, 6 विकेटें 40 इसमें गिरती हैं, और जो ओवरनाइट स्कोर जिसने किया होता है वो फिर वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाता। जो हम बात कर रहे थे कि अब शान इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं तो उनको चाहिए वो इस 88 को 150 और फिर आगे 200 की कोशिश करें। देखिए, दूसरे दिन की किस्मत उसका तीसरे दिन भी साथ देती है कि नहीं 2 बैट्समैन तो सेंचुरी के करीब आके सेंचुरी नहीं बना सकते, नहीं बना शान अगर बना लेगा तो बहुत अच्छा है, और फिर उसको बड़े 100 में कन्वर्ट करे ताकि पाकिस्तान को लीड भी मिले। लेकिन वही सारी चीज़ें देखती हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ने कल बड़ी बुरी बॉलिंग की, स्पेशली शमाज जोसेफ ने बहुत पीछे बॉलिंग कर रहे थे, उनको डैरेन समी की डांट पड़ी होगी, बॉलिंग कोच रवि रामपाल की डांट पड़ी होगी। तो आज आके वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं, जाहिर है उन्होंने भी टेस्ट मैच में वापसी करनी है। अगले 3 दिन बारिश भी है, 5वें दिन बहुत ज़्यादा बारिश है, तो उसको कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह पाकिस्तान को कर्टेल करें, रोकें लीड लेने से। जहां पाकिस्तान ने 70, 80, 100 रन की लीड ले ली, वेस्ट इंडीज़ के ऊपर प्रेशर आया। और इतनी लीड तो इस वक्त दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए। हाँ, ये बात आपकी सही है। इमाम उल हक की इस इनिंग पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। 63 ऑन 102 बॉल, 61 का स्ट्राइक रेट और 7 चौके लगाए इमाम ने। बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया इमाम ने। इमाम अच्छा खेला, इमाम के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इमाम का जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि उसको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर आप इतने टेस्ट मैच खेल रहे हैं और आपका 34-35 एवरेज है तो कम है, आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरह शान मसूद पिछले 3-4 साल से रिजवान, सलमान और शान मसूद, यही 3 पाकिस्तान के लिए रेड बॉल में परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी भी अगर 30-31 का एवरेज है तो इसको 37, 38, 40 पे लेके जाना है। पाकिस्तान में सिर्फ इस टीम में गालिबन रिजवान
और बाबर, इन्हीं दोनों का 40 प्लस का एवरेज है। और अब सऊद आएंगे, उनका 44-45 के करीब है। इवन अब्दुल्ला शफीक का भी 36-37 में। तो टेस्ट में अगर आप टेस्ट खेल रहे हैं और आप रेगुलर टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो 40s में तो आपका एवरेज होना ही जरूरी है। बिल्कुल। और देख लें जिनका नहीं है वो नीचे ही है, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जिनके पास ऐसे प्लेयर्स कम है वो नीचे ही हैं। बाबर आजम का एक स्टैट काफ़ी दिनों से शेयर भी हो रहा था, वो एज कैप्टन उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और जब वो कप्तान नहीं होते तो उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एज कैप्टन 36 इनिंग्स, 1738 रन्स, 51.1 की एवरेज और 400 हैं। नॉट एज कैप्टन 79 इनिंग्स में 2754 रन है, 38 की एवरेज है लेकिन 500 है। एवरेज ही सब कुछ बता रही है कि जब वो कप्तान होते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन कल की इनिंग्स पर भी नज़र डाल लेते हैं तो 23 रन किए बाबर ने 38 बॉल्स पे, 60 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके लगाने में कामयाब हुए थे। क्या दो चौके जो जैडन सील्स को उसने मारे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बड़े रिदम में है, अच्छा खेलेगा। फिर उसको गेंद बड़ी अच्छी पड़ी, स्क्वायर हो गया और फिर वो कैच निकल के पीछे चला गया। अपने ऊपर नाराज भी था कि मैं किस तरह मैं इस बॉल को नहीं खेल सका प्रॉपरली, उस गेंद के ऊपर पूरी तरह से आया नहीं बाबर। तो वो अनलकी रहा कि उसको इतनी अच्छी गेंद पड़ी। लेकिन ये बड़ा फैक्ट है कि उसका एज बैट्समैन, एज कैप्टन उसका एवरेज ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब से उसने सेंचुरी नहीं बनाई, अब ये 33rd इनिंग्स गालिबन हो गई कि 33 इनिंग्स में उसकी कोई सेंचुरी नहीं है। करियर एवरेज 50 प्लस था, वो ड्रॉप होके जब से सेंचुरी नहीं बनाई 34 का एवरेज है। तो 34 का एवरेज अगर पिछले 2-2.5 साल में जब से सेंचुरी नहीं बनाई उसकी वजह से एवरेज 40s में आ गया, अदरवाइज उसका 50s में था। और कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तक 2 दिन के टेस्ट मैच में सब ने उसकी कप्तानी की तारीफ की है, बेहतर है, उसने बोल्ड लिया, उसने कप्तानी में बॉलिंग चेंजेस अच्छी की, अपने स्पिनर का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं किया या अपने स्पिनर को बताया नहीं कि जाके के किस तरह से बॉलिंग करनी है। अदरवाइज बाबर की कप्तानी में निखार आया है और फिर जाहिर है अगर उसने आगे मजीद कप्तानी करनी है तो इस निखार को भी लाना है और पाकिस्तान को मैच भी जीतना और खुद भी अच्छा करना है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकबोन इस टीम की बैटिंग की वो उनको ही होना चाहिए। मूविंग ऑन, पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जैसे अभी शाहिद साहब ने बताया सऊद शकील ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान टीम को, वो रवाना हो गए हैं। सऊद तरोबा में टीम को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक लीग खेलने के लिए गयाना में मौजूद थे, वो भी वहाँ पहुँचेंगे। तो इन दोनों के आने के बाद बैटिंग आपको लगता है मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी? और दूसरा सवाल ये है कि जब सऊद को सब्जेक्ट टू फिटनेस पे रखा था और कहा था कि वो इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा अचानक से क्या हुआ? फिटनेस ने उनकी लगता है मुतासिर कर दिया डॉक्टर जावेद मुगल को और जो लोग फिटनेस असेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो वेस्ट इंडीज़ ही भेज दें, वेस्ट इंडीज़ की हवा खा के इंग्लैंड जाएंगे तो शायद थोड़ा और सेहतमंद हो जाए और अच्छा हो जाएगा। और अब्दुल्ला शफीक ने अभी ग्रेड 2 में 850-900 के रन के करीब बनाए और उनका भी टिकट बच गया कि वो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ में थे, तो यहाँ से जाते तो पैसे भी ज़्यादा लगते, तो वो भी बच गया। अब्दुल्ला शफीक अगेन ह्यूज फैन ऑफ अब्दुल्ला शफीक। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को अभी तक अपनी विकेट की प्राइस का पता नहीं कि मेरी विकेट की क्या कीमत है। किसी प्लेयर का टेस्ट मैच में 200 चेस करवा दिया 360 श्रीलंका में, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता है, कोई एक नई एकेडमी में सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता तो फिर ये बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अलमिया होगा। ही शुड स्कोर रन्स ना सिर्फ रेड बॉल में बल्कि वो वाइट बॉल में भी पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। ओके, फाइनल क्वेश्चन शायद भाई, कितने रन करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की टीम से ये भी उम्मीद है कि 400 प्लस कर लेगी और ये भी उम्मीद है कि 309 पे ऑल आउट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला हो कि पाकिस्तान टीम 400 क्रॉस करे, एक अच्छी हेल्दी लीड ले, क्योंकि आगे मौसम भी और बारिश नहीं भी होती जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर आखिरी बैटिंग भी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।